हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है उड़न तस्त्री के बंधक और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। मुंबई से राजनगर की फ्लाइट 1314 अपने निश्चित समय पर राजनगर के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए बढ़ रही थी। चलो कल से फिर वही स्कूल का रगड़ा और होमवर्क का झगड़ा। मुंबई में मौसी के घर कितना मज़ा आ रहा था। हर समय मज़ा मारने से काम नहीं चलता श्वेता, कभी कभी पढ़ना भी चाहिए। कभी कभी ना, लेकिन यहाँ तो रोज़ वही खिटपिट खिटपिट बोलते बोलते श्वेता के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और रजनी के साथ साथ सभी यात्रियों की आंखें खुद ब खुद बाहर की ओर मुड़ गई। हे भगवान, यह तो दृश्य वाकई आतंकित कर देने वाला था, क्योंकि रात के अंधेरे में सूर्य की तरह चमकती एक गोल वस्तु तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रही थी, जिसका नाम सबको पता था। यह तो उड़न तस्त्री है। लेकिन यह तो हमसे टकराने जा रही है, बचाओ। लेकिन उड़न तस्त्री प्लेन से टकराई नहीं, बल्कि उसमें से एक किरण निकलकर प्लेन से टकराई और आगे बढ़ता हुआ प्लेन हवा में रुक गया। परंतु इससे पहले कि कुछ और हो पाता, एक दूसरी गोल वस्तु आकर अचानक हवा में प्रकट हुई और पहली उड़न तस्त्री की तरफ बढ़ने लगी। अगले ही क्षण यह स्पष्ट हो गया कि वे दोनों दोस्त नहीं हैं, लेकिन पहली उड़न तस्त्री दूसरी के मुकाबले में कहीं अधिक ताकतवर थी और लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलती है। एक अंधा कर देने वाली चमक के साथ दूसरी उड़न तस्त्री तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। धूल और धुएं के बादल जमीन की सतह से आसमान को छूने के लिए ऊपर लपके और फिर सब शांत हो गया, सिवाय एक चीख के, भागो बचाओ। लेकिन राजनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा हुआ था। हेलो कॉलिंग 1314, हेलो हेलो सर, फ्लाइट 1314 के साथ हमारा लिंक अचानक टूट गया है। क्या प्लेन की पोजीशन रडार पर चेक करो, और रडार पर भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं है सर। ओ माय गॉड, पायलट का आखिरी मैसेज क्या था? सिर्फ एक शब्द सर, उड़न तस्त्री। उड़न तस्त्री? दुर्भाग्यशाली, प्लेन का यह आखिरी मैसेज कहीं और भी रिकॉर्ड हो गया था। ध्रुव, ये मैसेज सुनो। हेलो हेलो, फ्लाइट 1314 कॉलिंग टू राजनगर एयरपोर्ट। एक उड़न तस्त्री। फ्लाइट 1314, इस फ्लाइट से तो मम्मी और श्वेता आ रहे थे। करीम, तुम प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करो, मैं भी आया। और फिर राजनगर एयरपोर्ट पर दुर्भाग्य से ये खबर सच है ध्रुव। 225 यात्रियों के साथ साथ फ्लाइट 1314 का कहीं कोई पता नहीं है। कहीं प्लेन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया? भगवान ना करे, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह हादसा यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व में हुआ है, रायपुर गांव के पास। हमारा सहायता दल अब तक वहां पर पहुंच गया होगा। अगर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसका मलबा वहां पर जरूर। सर, सहायता दल वालों का अभी अभी मैसेज आया है। क्या मैसेज है? सिर्फ एक लाइन सर, वहां पर दूर दूर तक एक पेच भी नहीं मिला है। असंभव, एक जंबो जेट 225 यात्रियों सहित ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उनसे छानबीन जारी रखने को कहो। लेकिन पायलट के उड़न तस्त्री कहने का क्या मतलब हो सकता है? कुछ खास नहीं, रात की फ्लाइट में अक्सर ऐसे भ्रम हो जाते हैं। ऐसे मैसेज हम कई बार रिसीव कर चुके हैं, लेकिन हर बार वह नज़रों का धोखा ही निकला है। कहीं कोई गुब्बारा या कहीं कोई बादल। ठीक है सर, लेकिन कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत खबर करिएगा। श्योर ध्रुव, तुम चिंता मत करो, हम छानबीन जारी रखे हुए हैं। जल्दी कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। बाहर निकलते समय ध्रुव के दिमाग में खलबली मची हुई थी। हो सकता है कि पायलट भ्रमित हो गया हो, लेकिन अगर उसने वाकई कोई उड़न तस्त्री जैसी चीज़ देखी हो तो? खैर, यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। अब अगर कुछ पता चल सकता है तो रायपुर गांव से ही पता चल सकता है। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल को दुर्घटना स्थल की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ध्रुव जब संभावित दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सहायता दल वाले वापस जाने की तैयारी में थे। यहाँ पर रुकने का मतलब समय की बर्बादी है ध्रुव। प्लेन यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो आखिर प्लेन कहाँ गया? मेरे ख्याल से प्लेन में कुछ खराबी के कारण पायलट ने उसे कहीं और उतार दिया है और जल्दी ही वह हमसे संपर्क स्थापित करेगा। भगवान करे कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है तो उसको रायपुर के किसी न किसी आदमी ने ज़रूर देखा होगा। इसलिए इन लोगों से पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ है साहिब? हवाई जहाज मिला? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने कुछ देखा है क्या?
देखा तो नहीं साहिब, पर एक धड़ाम की आवाज़ जरूर हुई थी। गांव में सबकी नींद खुल गई। हम लोग जब घर से बाहर आए तो सामू खेतों से भागता हुआ आ रहा था। हमारे पास आते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका बदन बुरी तरह से तप रहा था और भगवान जाने बेहोशी में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। वह है कहाँ पर? अपनी झोपड़ी में बेहोश पड़ा है। चलिए ना, हम आपको उसके पास लिए चलते हैं। और फिर वह है सामू साहब, वैद्य जी इसको अभी अभी काढ़ा पिला गए हैं। बचाओ बचाओ, हाय चमकती थाली गिर पड़ी, हाय हमें जला दिया। चमकती थाली? हाँ साहिब, लगातार यही बड़बड़ाए जा रहा है। और वहाँ पर थाली तो क्या, चम्मच तक नहीं गिरा है। चमकती थाली है जरूर, उड़न तस्त्री की बात कर रहा है। लेकिन यह मामला तो उल्टा हो गया, प्लेन के बजाय उड़न तस्त्री ही गिर पड़ी। लेकिन अगर इसकी बात 1% भी सही है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गिरने का निशान जरूर होगा। ध्रुव वापस खेतों की तरफ तेजी से भागा। उड़न तस्त्री जैसी कोई चीज के गिरने से तो बड़ा अच्छा खासा गड्ढा बन गया होगा और उसके टकराने से जमीन भी काफी गर्म हो जाएगी। और जैसे कि ये जगह है, यह गड्ढा अभी अभी हुआ लगता है। यहाँ की जमीन भी काफी गर्म है। अवश्य ही कोई भारी वस्तु यहाँ पर आकर जमीन से टकराई है। लेकिन टकराने के बाद वह आखिर कहाँ गई? तभी ध्रुव का बदन किसी अदृश्य वस्तु से जा टकराया। उफ, मैं किस चीज से टकराया था? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर कुछ है। ध्रुव के बड़े हाथ ने किसी चीज को जो छुआ था और साथ ही साथ एक हल्की सी कर्रा भी उसके कानों में आई। आह, यहाँ पर जरूर कोई और है, लेकिन वह नजर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मदद चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूँगा, लेकिन पहले आप मेरे सामने तो आइए, वरना मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, मैं सामने आ रहा हूँ। और अगले ही पल एक चौंधिया देने वाली रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और ध्रुव की आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य उभर आया। कमाल है, अभी अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हाँ, अपने यानों को उतारने के बाद हम जरूरत पड़ने पर अदृश्य भी कर सकते हैं। आप घबराइए मत, अंदर चले आए। एक हल्की सी आशंका के साथ ध्रुव उड़न तस्त्री के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा और उसके अंदर कदम रखते ही उड़न तस्त्री फिर से अदृश्य हो गई और साथ में ध्रुव भी। इस यान में आपका स्वागत है। आदरणीय मिसाटे आपको प्रणाम करता है। आप तो काफ़ी सभ्य लगते हैं और हमारी भाषा भी जानते हैं। आप किस ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं? किस ग्रह से? हाँ हाँ, वह हंसने लगता है। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं नहीं आदरणीय, मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया। मैं भी आप ही की तरह पृथ्वी का वासी हूँ। पृथ्वी के वासी? हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम आपके समय के अनुसार सन 25,000 के हैं। हम भविष्य से आए हैं। ध्रुव ने बहुत मुश्किल से अपने घूमते दिमाग पर काबू पाया। सन 2025 से, यानी गड़बड़, आप समय यात्री हैं। हाँ, हम आप लोगों के वंशज हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आश्चर्य की बात है, वरना अब तक तो हम यही समझते थे कि उड़न तस्त्री किसी दूसरे ग्रह से आती है। उड़न तस्त्री? हाँ, आपके यानों को गोल होने की वजह से हम लोग उड़न तस्त्री कहते हैं। खैर, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो हूँ नहीं, इसलिए आपके युग के बारे में मेरी जानकारी काम चलाऊ ही है। दरअसल हम आपके युग में ही नहीं और कई युगों में भी राजकीय कार्य यात्रा पर आते रहते हैं ताकि पृथ्वी की प्रगति पर नज़र रख सकें और मुसीबत के समय अपने पूर्वजों की सहायता कर सके। लेकिन कम से कम आपके युग में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अपने नियमों के अनुसार हम किसी भी पूर्वज से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपने खुद ही बुलाया है। हाँ, आज मैं ऐसा करने पर विवश हो गया। इस दुर्घटना से मेरे यान के ऑटोमेटिक कंट्रोल खराब हो गए हैं और मेरे दाहिने हाथ की हड्डी भी टूट गई है। अब मेरे लिए इस यान को चला पाना असंभव है, इसलिए इस यान को चलाकर वापस भविष्य में जाने के लिए मुझे किसी मदद की ज़रूरत है। लेकिन आपकी इस दुर्घटना का हमारे हवाई जहाज के गायब हो जाने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। सिर्फ यह समझ लीजिए कि उसका अपहरण हमारे दुश्मनों द्वारा किया गया है। मैं उस अपहरण को रोकने में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उस हवाई जहाज को अपहरित करके हमारे युग में ले जाया गया है, आपके युग यानी सन 2025 में। लेकिन उस जहाज के यात्रियों को इस युग यानी 1991 में लाना बहुत ज़रूरी है। यह असंभव है। उनका अपहरण डिक्टेटर हिटलर ने किया है और वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। यान से कुछ देर तक शांति छाई रही। ध्रुव शायद एक खतरनाक निर्णय लेने जा रहा था। मिसाटे की नज़रें ध्रुव पर टिकी हुई थी और ध्रुव ने निर्णय लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। आपको अपने युग में जाने के लिए मदद की ज़रूरत है ना? चलिए, मैं तैयार हूँ। सच आपका धन्यवाद। आपको सही सलामत इस युग में पहुँचा देने की जिम्मेदारी मेरी रही। आप उस सीट पर बैठ जाएं और सबसे पहले उस पीले बटन को दबाएं।
उसके बाद बाएं हाथ से तीसरे लीवर को खींच कर रखिए और कीबोर्ड पर 25496 टाइप कीजिए। ध्रुव ने मिसाटे के अनुसार उड़न तस्त्री को कंट्रोल करना शुरू किया और एक हल्के से झटके के साथ उड़न तस्त्री सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में उछल गई। अब कुछ देर के लिए आप सारे कंट्रोल छोड़ सकते हैं। अब हमारा यान ठीक रास्ते पर है। यह विटलर कौन है? इस सवाल का जवाब एक लंबी कहानी है। हम मानवों की मशीनी प्रगति सही मायनों में आपके युग से प्रारंभ हुई और फिर मानवों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सिलसिला बढ़ता चला गया। धीरे धीरे मानव ज़्यादा से ज़्यादा मशीन पर निर्भर होते गए और फिर हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि हम मनुष्य और पशुओं के क्षतिग्रस्त अंगों को धातुओं के कृत्रिम अंगों में बदलने लगे। आज यानी 2025 हजारवीं सदी में हम शरीर का हर अंग बदल सकते हैं सिवाय मस्तिष्क के। जिन मानवों के शरीर में धातु के अंग लगे हैं वे मेक मानव कहलाने लगे। इस चिकित्सा या अंग प्रत्यारोपण का एक बुरा असर यानी साइड इफेक्ट भी होता है। वह ये है कि मेक मानवों में भावनाएं कम हो जाती हैं। भावनाएं कम होने से मेक मानवों से अधिक क्रूर होते हैं। जिस मेक मानव के शरीर में धातु के जितने अधिक अंग होते हैं वह उतना ही भावनाहीन और क्रूर होता है। इस प्रकार हमारे समाज में एक दरार आती गई। मानव और मेक मानव में खाई बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि आज संसार दो भागों में बंटकर रह गया है। आधा संसार हम मानवों के अधीन है और आधा मेक मानवों के कब्जे में है। डिक्टेटर विटलर मेक मानवों का एक छत्र राजा है। उसमें भावनाएं लगभग शून्य हैं क्योंकि मस्तिष्क के अतिरिक्त उसके शरीर का हर अंग धातु का है। इस कारण वह क्रूरता का जीता जागता रूप बन गया है। लेकिन आप लोगों के इस झगड़े में हमारे युग के लोग कहाँ से आ गए? सीधी सी बात है, आप लोग हमारे पूर्वज हैं और हमारी भावनाएं आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। विटलर आप लोगों का अपहरण करके हम पर दबाव डालता है। वह आप लोगों को ख़त्म करने की धमकी देता है और अगर वह ऐसा करता है तो हमारा पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जब हमारे पुरखे ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से पैदा होंगे। विटलर उन लोगों को तब तक बंदी बनाए रखेगा जब तक हम मानव मेक मानवों की अधीनता स्वीकार न कर ले। ओफ, अब हमारा यान एकदम सही बिंदु पर है। आप इस नॉब को घुमाकर ऑन कर दीजिए। ध्रुव ने नॉब को ऑन कर घुमाया और उड़न तस्त्री एक स्थान पर रुककर भयंकर गति से घूमने लगती है। चारों तरफ अजीब अजीब आकृतियां फैलने लगी। शून्य गहरा से गहरा होता गया और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फिर से तारे नजर आने लगे। अरे, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम तो वहीं पर है जहां से चले थे। नहीं आदरणीय, तो यह पृथ्वी ही है, परंतु सन 2025 की खैर थोड़ी देर बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। उड़न तस्त्री तेजी से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगती है और थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपने आप को एक अद्भुत दुनिया में पाया। स्वागत है मिसाटे, तुम ठीक तो हो ना? तुमसे अचानक संपर्क टूट जाने के कारण हम बहुत चिंतित थे। लेकिन यह कौन है? यह हमारे पूर्वज हैं श्रीमान। इनकी मदद के बगैर मैं अपने युग तक कभी वापस नहीं आ पाता। पूर्वज? क्या तुम भूल गए कि हमारे कानून क्या है? क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, हम इनको अभी वापस भेजने का इंतजाम करते हैं। नहीं नहीं, मैं उस हवाई जहाज के सभी यात्रियों को साथ लिए बगैर कभी वापस नहीं जाऊंगा। उन यात्रियों में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन भी है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं आदरणीय, लेकिन यह असंभव है। मुझे असंभव को संभव करना आता है। ये ठीक कह रहे हैं। अगर कोई विटलर की रही सही बुद्धि को ठिकाने लगा सकता है तो वह ये ही हैं। आप इनको जानते हैं? मैं ही क्या, इतिहास का हर विद्यार्थी इनको जानता है। ये सुपर कमांडो ध्रुव हैं, 20वीं और 21वीं सदी के सबसे महान योद्धा। इनके नाम से उस समय के अपराधी थर थर कांपते थे। मैं तो इनके उन कारनामों के बारे में भी जानता हूँ जिनके बारे में ये खुद भी अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि वे कारनामे इनको अभी करने बाकी हैं। तब तो इनको ईश्वर ने ही हमारी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। आप लोग मेरी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की सहायता करने की पूरी कोशिश कर लूँगा। विटलर तक तो कोशिश करके मैं पहुँच सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होगा? विटलर के हटते ही कोई और मेक मानव उनकी जगह ले लेगा और वह भी विटलर की तरह ही भावना शून्य और क्रूर होगा। नहीं, इस समस्या का इलाज भी हमने ढूंढ लिया है। धातु के कृत्रिम अंग मेक मानवों के शरीर में एक खास हार्मोन्स की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे मानवों में भावनाएं कम हो जाती हैं। उस हार्मोन्स को मेक मानवों के शरीर में प्रविष्ट कराते ही वे हमारे जैसे हो जाएंगे। लेकिन विटलर हमको ऐसा करने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, अब मुझे अपनी योजना बनाने के लिए कुछ जानकारी चाहिए। आप जो भी चाहे हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं क्या?
कोई भी सफल योजना बनाने के लिए मुझे जो जानकारी चाहिए उसे जानने में तो महीनों लग जाएंगे। नहीं आदरणीय, आप अपने युग के अनुसार ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका 25,000वीं सदी का है। आप मेरे साथ आइए और फिर इस मशीन को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं। यह आपको इस युग से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ ही मिनटों में दे देगा, परंतु उस जानकारी का उपयोग आपको अपने अनुसार ही करना होगा। तैयार रहिएगा। एक बटन दबा और ध्रुव के दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ उमड़ पड़ी और कुछ ही मिनटों में मशीन ने अपना काम खत्म कर दिया था। कमाल है, हमारे युग के लिए यह एक जादू से कम नहीं है। इस मशीन का तो हमारे युग वालों को आयत्त करना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ आदरणीय, परंतु हम लोग भूतकाल या भविष्य काल के युगों के साथ आयात निर्यात नहीं करते हैं, सिवाय अपने पूर्वजों के आयात के। क्यों? खैर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ और चाहिए, उस हार्मोन से भरा एक हाई पावर कैप्सूल जो मेक मानवों में फिर से कोमल भावनाएं जगाकर उनको क्रूरता से छुटकारा दिला सकता है। 2 दिन बाद मैकलैंड के रॉकेट पोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच एक यान आकर उतरा और उसमें से 2 मेक मानव बाहर निकले। आप मेरे पीछे आइए आदरणीय। इस मेकअप में हम को कोई नहीं पहचान सकता है, ठीक है मिसाटे? और आप गूंगे बने रहिएगा। सारी बातें मैं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ के तौर तरीके जानता हूँ। और ध्रुव गूंगे का एक्टिंग करने लगता है। हाँ हाँ, आइए, हमको इस लाइन में आगे बढ़ना है। एक बार हम इन्वेस्टिगेशन काउंटर पार कर गए तो हम काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन यह काम शायद इतना आसान नहीं था। तो तुम मानव भूमि से आ रहे हो? क्यों गए थे वहाँ पर? व्यापार के सिलसिले में? कोई और कारण? हाँ, अपने भाई से मिलना भी था। उसकी अभी अभी सुनते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान चमक उठी और अगले ही पल उस मेघ मानव के शरीर के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे। ले जाओ इसके टुकड़ों को और मेक डॉग्स को पेट भरकर खिलाओ। मैकलैंड में मानव भूमि का जासूस बनकर आया था, लेकिन यह भूल गया कि मेक मानवों का कोई भाई नहीं होता है। एक बार मेक मानव बन जाने के बाद सारे रिश्ते खुद ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हो? मानव भूमि से। हाँ, क्या काम था वहाँ पर? उनसे धातुओं का सौदा करना था, ताकि हमारे महान देश में हथियारों की कोई कमी ना रहे। शाबाश, हमेशा अपने महान देश की तरक्की के बारे में सोचते रहे। और तुम? यह मेरा असिस्टेंट है ऑफिसर। मानव भूमि में एक एक्सीडेंट में इसकी जीभ कट गई है। अभी यह बोल नहीं सकता है। जल्दी ऑपरेशन करवा के इसको कृत्रिम जीभ लगवा दूंगा। ऐसा क्या? अपना मुंह खोलो। मुंह खोल। गूंगे के साथ साथ बहरा भी हो गया है क्या? अब तो इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ध्रुव का जवाब शुरू से ही जरा करारा होता था और तभी ध्रुव ने उस पर जबरदस्त प्रहार शुरू कर दिए। और जब ध्रुव का जवाब खत्म हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेक मानव ही हो। हाय, मर गया मैं। इतनी बेरहमी से तो कोई मानव मार ही नहीं सकता है। तो हम जाएं? हाँ, जल्दी जाओ और इस बेरहम को भी साथ लेते जाओ तुम अपने। अब आगे का रास्ता साफ था। बाल बाल बचे, वरना मैं तो समझा था कि आज पकड़े गए। समझ तो मैं भी गया था, इसलिए तो उस ऑफिसर को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं एक मानव ही हूँ। आपका तरीका निराला है आदरणीय। आइए अब हम जरा विश्राम कर लें। और लगभग आधे घंटे बाद, आइए आदरणीय, यह किसका घर है? हमारे पास मैकलैंड में ऐसे कई घर हैं जहाँ पर हमारे एजेंट आकर रुकते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए यह घर सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह विटलर के किले के काफ़ी पास है। देखिए, वह है विटलर का अभेद्य किला। तो अगला काम अब इस किले के अंदर पहुंचना है। यह एक और असंभव कार्य है। इस किले के भीतर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है कि विटलर आपको खुद उस किले के अंदर जाने की इजाज़त दे। ऐसा ही होगा मिसाटे। अगर क्रूर विटलर क्रूरता से प्रभावित होता है तो वह मुझसे ज़रूर प्रभावित होगा, लेकिन मेरी उससे मुलाकात कैसे होगी मिसाटे? हमारी जानकारी के मुताबिक कल विटलर की सवारी मैसेकर स्क्वायर से गुजरेगी, तो कल हम विटलर महान का इंतज़ार वहीं करेंगे। अगले दिन मैसेकर स्क्वायर पर विटलर महान की एक झलक पाने को बेताब खड़ी भीड़ में ध्रुव और मिसाटे भी थे। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। यह खिलीट है आदरणीय, विटलर का सबसे विश्वास पात्र और क्रूर अंगरक्षक। इसकी क्रूरता तो आप खुद ही देख सकते हैं। ध्रुव चुपचाप भीड़ से एक कदम आगे आकर खड़ा हो गया। पीछे हट जा बुढ़िया। अरे सुना ही नहीं देता क्या? मैं पीछे हटने को बोल रहा हूँ और तू आगे बढ़ता आ रहा है। चल पीछे हट जा। फिर वही हुआ जो होना था। धक्का मारने के लिए खिलीट का हाथ ध्रुव की छाती पर आकर रुका और अगले ही पल उसका भीम का शरीर हवा में उड़ता हुआ विटलर के सामने आ गिरा। पूरा कारवां अपने आप रुक गया। खिलीट धीरे धीरे उठा।
पूरी भीड़ स्तब्ध होकर ध्रुव की दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगी थी। विक्टर भी गहरी दिलचस्पी से उस युवा मेक मानव को देख रहा था जिसने खिलीट को चुनौती देने की हिम्मत की थी। खिलीट ध्रुव को दबोचने के लिए उछला। एक बार फिर उसकी पीठ केवल जमीन पर आकर गिरा। वह शर्म और क्रोध से खिलीट का क्रूर चेहरा चिंगारियां उगलने लगा था। ध्रुव हालांकि सावधान था, लेकिन इस बार बचते बचते भी लोहे का एक भारी हाथ हथौड़ी की तरह उसके मुंह से आ टकराया। खून के खारे स्वाद से ध्रुव का मुंह भर गया था। यह तो बहुत जरा से जोर से मारता है। यह पतला गुस्सा तो मैं सह गया, लेकिन अगले गुस्से से तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको दूसरा मौका देना मूर्खता होगी। फिर ध्रुव ने खिलीट को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। खिलीट की क्रूरता का जवाब क्रूरता से ही देना ध्रुव के लिए जरूरी था, लेकिन क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहे से ही सख्त चीज की जरूरत होती है। अब खिलीट के मुंह से अजीब अजीब दर्द भरी आहें निकल रही थी और फिर एक झटके के साथ खिलीट अपने होश खो बैठा। शाबाश युवक! खिलीट हमारे मेकलैंड का सुपर चैंपियन है। तुमने उसको इतनी आसानी से हरा दिया, यह देखकर भी यकीन नहीं होता है। तुम कौन हो और क्या करते हो? मेरा नाम डू है, महामहिम। मैं और मेरा साथी बहुत दूर से महामहिम के दर्शन को आए हैं। मुझे यहाँ पर काम की भी तलाश है। तो तुम्हारी तलाश खत्म हुई युवक। हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से हम तुमको अपना मुख्य अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महामहिम की सेवा करना अब इस गुलाम का फर्ज है। मुख्य अंगरक्षक तो मैं महामहिम। हम तुमको तुम्हारी वफादारी का ध्यान रखते हुए तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे। आज से तुम्हें अपने किले का मुख्य पहरेदार बनाते हैं। पहरेदार? इतनी बेइज्जती? ठीक है विटलर, अब तो इस छोकरे के साथ साथ तुम्हारा भी हिसाब करना पड़ेगा मुझे। वाह आदरणीय, आप तो वाकई बहुत जल्दी विटलर के करीब पहुंच गए, लेकिन आपकी योजना खतरनाक थी। बिना खतरा उठाए सफलता नहीं मिलती मिसाटे, याद रखना। यह तुम्हारे पुरखे की सीख है। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर कोई और भी आश्चर्यचकित था। अरे, यह तो बोलता है, तो यह मेरे सामने गूंगा क्यों बना था? यानी मामला कुछ गड़बड़ है। इस तरह से 15 मिनट के अंदर किसी की तकदीर बनी, किसी की बिगड़ी और कहीं पर परिस्थितियों ने नया मोड़ लिया। और फिर यह आपका कक्ष है श्रीमान। अभी आप आराम कीजिए। महामहिम को जब जरूरत होगी वे आपको बुला लेंगे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यकीन नहीं होता कि हम विटलर के किले में आ गए हैं, लेकिन अब क्या करना है? इंतजार। वह हार्मोन वाला इंजेक्शन कहाँ है? यह रहा। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसका क्या करेंगे। इसका सही समय पर सही उपयोग होगा मिसाटे, ताकि मैकलैंड की पूरी जनता क्रूरता के चुंगल से मुक्त हो सके। यह एक इंजेक्शन से पूरे मैकलैंड का इलाज कर देगा। इसकी यह बात तो समझ में ही नहीं आती। लगता है कि हमने इस पर कुछ ज़्यादा भरोसा कर लिया है, लेकिन किले में कहीं और घटनाएं नया रुख अपना रही थी। अच्छा, तुमको इस बात का पूरा यकीन है? आपसे झूठ बोलकर मैं अपनी मौत को दावत भला क्यों दूंगा खिलीट महान। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों कल ही मैकलैंड में आए हैं और उस डू नाव के छोकरे ने गूंगेपन का नाटक भी किया था। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो शीशे की क्रिस्टल की तरह साफ है। ये दोनों मैकलैंड में मानव भूमि के जासूस बनकर आए हैं। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। विटलर उस छोकरे से बहुत प्रभावित हो गया है। अगर मैंने उसके सामने अपनी शंका जाहिर की और उसे साबित न कर सका तो विटलर मेरी गर्दन थरतिया कटवा देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरह ही मुझे भी उस डूब से अपना बदला चुकाना है। हमको उन दोनों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर ये जासूस हैं तो कोई ना कोई गलत हरकत जरूर करेंगे और तब हम उनको रंगे हाथों पकड़ सकेंगे। हालांकि ध्रुव इस नए घटनाक्रम से अनजान था, परंतु फिर भी मुझे ना जाने क्यों किसी गड़बड़ का आभास हो रहा है, इसलिए ज़्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। मुझे तो अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कैसे कराएंगे। उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कराने का सिर्फ एक ही उपाय है कि विटलर खुद उनको छोड़े जाने का आदेश दे। ये आपने ही कहा था, लेकिन विटलर ऐसा कभी नहीं करेगा। उस पर किसी भी तरह का दबाव बेअसर है। हम मानव भूमि वाले पिछले कई सालों से यही कोशिश तो कर रहे हैं। तो फिर देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। विटलर कितने बजे सोने जाता है? विटलर कभी नहीं सोता आदरणीय, क्योंकि उसके मशीनी अंग कभी नहीं थकते हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वह हर रात 12 से 2 बजे तक अपने कक्ष में अकेले बैठकर व्यक्तिगत काम करता है। तब तो वही समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। और उसी रात विटलर के पास जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि मैं सीधे रास्ते से ही जाऊं। छिप कर जाने का अर्थ है अपने आप को जासूस साबित करना। रुक जाए आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर महामहिम से मिलने।
उनसे मेरा इसी वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है। क्षमा चाहता हूँ डू महान, परंतु इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। क्यों? महामहिम का ऐसा ही आदेश है। वैसे भी ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। आपको 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ध्रुव समझ गया कि ज़्यादा बहस करना शक को दावत देना है। वह वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ चला और उसकी नज़र शीशे में झलक रही 2 परछाइयों पर पड़ी, खिलीट और उसके साथ वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। क्या हुआ आदरणीय, आप वापस क्यों? अरे आदरणीय को मारो गोली, सब गड़बड़ हो गई है। वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खिलीट तक पहुंच गया है। हे भगवान, अब हमको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, इससे पहले कि वे कुछ करें हमको विल्टर तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कैसे? ऊपर जाने के सभी रास्ते तो बंद हैं। वह क्या है मिसाटे? वह एयर कंडीशनिंग कॉरिडोर है। हम लोगों की हर इमारत में एयर कंडीशनिंग संयंत्र एक ही स्थान पर लगता है। उस हवा को इन कॉरिडोरों के जरिए पूरी इमारत में पहुंचाया जाता है। आपके युग में भी ऐसा ही कुछ बचकाने स्तर पर किया जाता था, यानी हिटलर के कमरे में भी हवा उसी संयंत्र से पहुंचती होगी और यह कॉरिडोर हिटलर के कमरे में भी खुलता होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा, यानी हिटलर के पास जाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। इस कॉरिडोर का मुंह भी इतना चौड़ा है कि इसमें एक आदमी बड़े आराम से घुस सकता है। यह करना इतना आसान नहीं है आदरणीय, क्योंकि इस कॉरिडोर में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं। इसकी दीवारें शीशे की तरह चिकनी हैं और इसके अंदर का तापमान 0 से कई डिग्री कम होता है। इस ठंड में सिर्फ उन कपड़ों में जिंदा रह पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं मिसाटे, अब मुझे यह खतरा लेना ही पड़ेगा। तुम सिर्फ क्लीट का ध्यान रखना, मैं काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करूंगा। कुछ ही देर बाद ध्रुव कॉरिडोर के अंदर था। ओह, यहाँ तो वाकई जानलेवा ठंड है। घुसते ही खून जमना शुरू हो गया है। इस वक्त मुझको श्वेता का वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र याद आ रहा है जो उत्तरी ध्रुव पर भी मुझे गर्म रखे हुए था। मुझे हर वक्त उसको अपने साथ रखना चाहिए। वाह, क्या चिकनी और सपाट दीवारें हैं। इस पर से तो शायद छिपकली भी फिसल कर गिर जाएगी। इस पर तो चढ़ पाना सिर्फ एक ही रास्ता है और वह यह है कि पीठ दीवार की तरफ टिकाई जाए और पैर दीवार के उस तरफ, और फिर घोड़े की चाल से यह 300 फीट की चढ़ाई चढ़ी जाए। ध्रुव का सर्कस में सदा हुआ बदन एक एक इंच करके ऊपर सरकने लगा। उधर क्लिट बेसब्र हो रहा था। वह छोकरा अब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानता हूँ कि वह पकड़े जाने का इंतजार नहीं करेगा। जरूर अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। मेरे साथ आओ। मिसाटे को तब तक आने का खतरा आभास होता तब तक देर हो चुकी थी। उफ, तो मेरा शक सही निकला। ये सब मेकअप है, यानी तुम मानव भूमि के जासूस हो। मिसाटे के सामने अब एक ही रास्ता था। वह खिलीट की तरफ लपका और एक ही बार में धराशायी हो गया। वह देखिए खिलीट महान, वह ग्रिल खुली है। वह छोकरा जरूर इसी रास्ते से हिटलर महान के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमको तुरंत महामहिम को सावधान करना चाहिए। शांत ऑफिसर, शांत रहो। महामहिम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। वैसे भी हमारी इस बात पर यकीन करके कोई हमें ऊपर जाने नहीं देगा। पहले वह छोकरा विटलर को मेरे रास्ते से हटा दे, उसके बाद मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऊपर विटलर रोज की तरह ही व्यस्त था, लेकिन आज पहली बार उसकी व्यस्तता में बाधा पड़ने वाली थी। यह क्या बदतमीजी है डू? इस हरकत का क्या मतलब है? मतलब नहीं, कारण पूछे महामहिम। कारण? वह 20वीं सदी का हवाई जहाज जिसको आप अपहरित करके ले आए हैं, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। ओह, तो तुम मानव भूमि के जासूस हो। वाकई काबिल आदमी हो तुम, क्योंकि तुमसे पहले कोई मानव अपनी मौत के इतने पास नहीं पहुंचा था, बल्कि मौत खुद उसके पास आई थी। उफ, ये क्या? इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। हिटलर के मेकडॉग ने ध्रुव को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। यह तो बहुत खुखार है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो ये मुझे चबा ही डालेगा। अब देखना यह है कि इस युग के मशीनी पशु मेरी बोली समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि ध्रुव कुछ पक्षियों की बोलियां जानता था और उनसे बात कर सकता था। ध्रुव के गले से एक गुर्राहट उभरी और खून पी जाने को बेताब मशीनी कुत्ता रुक गया और फिर धीरे से वह पीछे सरक गया, एक कोने में दुबक कर रह गया। आश्चर्य मत करो विटलर, ये सारे खूंखार पशु मेरे दोस्त हैं और कम से कम इनको भले बुरे का एहसास है। बस छोकरे, बहुत हुआ। अब मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि पूरी मानव भूमि उससे कांप उठेगी। विटलर की उंगलियों से एक किरण निकलकर एक खंभे से टकराई और ध्रुव का बदन उड़कर उससे जा चिपका। ओह, तभी विटलर हंसने लगता है। हा हा हा, यह एक अति शक्तिशाली विद्युत चुंबक है लड़के, और यह तुम्हारे धातु के अंगों को तब तक पकड़े रहेगा जब तक मैं तुम्हारे टुकड़े ना कर दूं। तुम्हारा दिल तोड़ते हुए मुझे दुख हो रहा है विटलर, क्योंकि मेरे हेलमेट की तरह ये सारे धातु के अंग नकली हैं। तुम आराम से इनके टुकड़े करते रहना, तब तक मैं तुम्हारे बिगड़े दिमाग का इलाज कर दूं। ध्रुव जानता था कि विटलर को काबू में कर पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वह विटलर को संभालने का कोई भी मौका ना दे।
लेकिन ध्रुव के भीषण वारों का विट्लर के मशीनी शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि विट्लर के एक करारे वार से ही ध्रुव को तारे नजर आ गए और दूसरे से ध्रुव के दिमाग पर हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। तीसरा वार निश्चित ही जो ध्रुव की जान ले लेता। ध्रुव कुछ कदम पीछे की तरफ हटा और उससे बचने का रास्ता बहुत दूर था, लेकिन तभी ध्रुव की नज़र किसी चीज पर पड़ी और उसके बदन में फुर्ती की एक नई लहर दौड़ पड़ी और अगले ही पल विट्लर का टनों भारी शरीर हवा में उड़ता हुआ विद्युत चुंबकीय खंभे से जा चिपका। इससे पहले कि आश्चर्यचकित विट्लर अपनी रिमोट फिंगर से चुंबक को बंद कर पाता, ध्रुव आगे की तरफ लपका। उसके हाथों ने विट्लर के सिर के दोनों तरफ उभरे बटनों को दबाया और विट्लर की मशीनी खोपड़ी ढक्कन की तरह खुल गई। अंदर विट्लर का मस्तिष्क साफ नजर आ रहा था। ध्रुव ने बिना कोई वक्त गवाए हार्मोन्स का सुपर पावरफुल इंजेक्शन अंदर डाल दिया। विट्लर का ढक्कन बंद होते ही विट्लर का सिर एक कराह के साथ एक तरफ लुढ़क गया। तभी कक्ष का दरवाजा भड़ाक से खुला। वह रहा। अरे, इसने महामहिम को मार डाला, खत्म कर दो इसे। बिना कोई सवाल पूछे ध्रुव पर लेजर गन तन गई। मैकलैंड में शायद अदालत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उंगलियां मशीनी ट्रिगों पर दबने लगी। अब कोई भी चाल ध्रुव को मौत से नहीं बचा सकती थी। तभी उनमें से एक बोलता है, फायर। पीछे से आवाज आती है, ठहरो, यह सब क्या हो रहा है? महामहिम, आप जिंदा हैं? तुमको कोई शक है क्या? यह क्या तमाशा हो रहा है? जवाब दो मुझे। इस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की थी स्वामी। यह मानव भूमि का जासूस है, हमारा दुश्मन। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ खिलीट, और बिना कुछ साबित किए किसी को भी ऐसे सजा नहीं दी जा सकती है। यह आप कह रहे हैं महामहिम? हाँ, और अब तुम सब बाहर जाओ। मैं अकेले में इस युवक से यह जानना चाहता हूँ कि अंगरक्षक होने के बावजूद इस युवक ने मुझ पर हमला क्यों किया। और फिर ध्रुव ने पूरी कहानी विस्तार से सुनने के बाद, तो आपको इस वजह से ऐसा करना पड़ा आदरणीय। आपके दिए हार्मोन्स के इंजेक्शन ने वाकई मेरे दिल से क्रूरता पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। मैं आज से ही हर एक मानव के लिए हार्मोन इंजेक्शन को लेना अनिवार्य कर दूंगा और आपके युग के सभी यात्रियों को सम्मान सहित विदा करूंगा। आपकी वीरता और महानता के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आदरणीय। मैं बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूँ। हालांकि आपको साक्षात सामने देख मैं आपको तुरंत नहीं पहचान सका। इन सब के लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब इस पृथ्वी पर मैकलैंड नाम की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मानव भूमि रहेगी। पूरी पृथ्वी एक होगी, पूरा समाज एक होगा। आपके इस महान कार्य के लिए मैं आपको अपना एक यादगार देना चाहता हूँ आदरणीय। यह एक मेरी शकल का लॉकेट है। यहाँ से वापस अपने युग में जाने के बाद आपको और प्लेन के यात्रियों को तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जब कभी भी भूले भटके आप इसको देखोगे तो इसको देखकर शायद आपको कभी अपने इस नालायक वंशज की याद आ जाए। अपने वंशज? हाँ आदरणीय, मैं आपका ही वंशज हूँ। आज आपने अपने ही बिगड़े बेटे को सुधारा है। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा मौका किसी भी मानव की ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। आखिरकार कई क्षणों की चुप्पी के बाद ध्रुव बोला, मैंने तुमको माफ़ किया विट्लर, और फिर हम बड़े दुख के साथ आपको इस युग से आपके युग में वापस भेज रहे हैं आदरणीय। और यह बदली हुई पृथ्वी आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। बस आगे कुछ और कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। हम आपको आपके युग में ठीक प्लेन के अपहरण के पहले पहुंचा देंगे, इस तरह से कि ना तो आपको इस यात्रा के बारे में कुछ याद रहेगा और ना ही इन घटनाओं का आपके युग पर कोई असर पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ यह किसी को कुछ याद नहीं था। बात जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू हो गई। कभी कभी ना, लेकिन यहाँ तो रोज़। क्या हुआ श्वेता, तुम बोलते बोलते अचानक क्यों रुक गई हो? पता नहीं मम्मी, लेकिन एक सेकंड को ऐसा लगा कि अभी उधर से कोई उड़नत स्त्री हुई आएगी। क्यों नहीं, और उसमें एक परी बैठी होगी जिसके पीछे राक्षस लगे होंगे, है ना? तेरी भी कल्पना का जवाब नहीं है श्वेता। और कमांडो हेडक्वार्टर में, अरे कैप्टन तुम, क्या बात है, बड़े थके लग रहे हो। हाँ करीम, थकान तो हो रही है, लेकिन मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। फिर ये थकान क्यों? तुम्हारे गले में यह लॉकेट कैसा है? लॉकेट? यह तुमको कहाँ से मिला? पता नहीं, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह के व्यक्ति से कहीं मिला हूँ, शायद सपने में या फिर स्टार वार्स मूवी में। क्यों? ध्रुव के मस्तिष्क की भूल भलैया में सच्चाई कहीं फंसी हुई थी, लेकिन यह तय था कि वह जल्दी ही उभरेगी। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।